अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान अकरम और आप लोगों के सामने इंतहाई अहम सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ ग्रामर से रिलेटेड और इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है वरना कोई भी शख्स जो है इसको गैर अहम समझ के आगे चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप ग्रामर के अंदर अच्छा होना चाहते हैं, ग्रामर से मुराद अच्छा होने से मुराद ये होता है कि आपके राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर अगर ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो ना भी किया जाए और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इतना ज़्यादा आपको तारुफ नहीं भी है तो फिर भी आपकी स्पोकन अच्छी हो सकती है। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ख़ास तौर पर जब आपके राइटिंग स्किल्स और कोई भी जो शख्स एकेडमिक राइटिंग में पेपर्स में जाता है, उसने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, कुछ भी लिखना है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो उसके लिए ग्रामर के अंदर इन अल्फाज की रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दूंगा कि हम अमूमन ये वर्ड वाटर जो है ये हमारे सामने आता है तो हमारे ज़हन में फौरन ये आता है कि ये एक नाउन है। लेकिन हम लोग देखना चाहेंगे कि वाकई क्या ये सिर्फ एक नाउन के तौर पर आ सकता है या फिर और भी हो सकते हैं। सो अगर हम नाउन को एज ए वाटर देखें तो हम इस सेंटेंस को अगर पढ़ें तो हम देखते हैं कि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड फॉर द ह्यूमंस। तो यहाँ पे वाटर एज ए नाउन आ रहा है, लेकिन जनाब वाटर एज ए वर्ब भी आ सकता है। जब हम कहते हैं कि आई वाटर द प्लांट्स ऑन डेली बेसिस, तो ये चीज तो यहां से भी वाजे हो गई एक्सक्यूज मी कि हमें जरूरी है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छी तरह नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ एक चीज की एक लिस्ट याद कर लेना कि ये नाउन होते हैं और ये वर्ब होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा। और अगर आप खास तौर पर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल को आपका कोई ग्रामर का टेस्ट होना है, तो उसके अंदर तो और भी ये ज्यादा अहम हो जाता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिकग्निशन और अच्छी तरह आपको मालूम हो कि सेंटेंस के अंदर इस वर्ड को हम नाउन करार देंगे, वर्ब करार देंगे या कुछ और करार देंगे। इसी तरह अगर हम देखें वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ, तो हम क्या इनको क्या करार देंगे? क्या ये हमारे इजेक्टिव करार देंगे, वर्ब होगा, नाउन होगा, क्या होगा? सो इन सारी चीजों को हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के एंड पर मैंने एक एक्सरसाइज जो है वो रखी है। अगर कोई शख्स इस पूरी वीडियो को देखेगा तो वो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकता है 0300 7995952। और अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे याद रहा तो मैं उसका आंसर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। यानी पहले आप उस एक्सरसाइज को करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मुझे याद रहा, होपफुली याद रहेगा, तो मैं उसके आंसर्स डाल दूंगा। तो उस एक्सरसाइज को आप तभी कर सकेंगे जब आप पूरी की पूरी मेरी वीडियो देखेंगे। अब हम एक और चीज, एक सेंटेंस देखते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस है, अली वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट द प्राइज। मैंने इन तमाम वर्ड्स को कलर किया हुआ है। आप सबको मालूम है कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट करता हूं अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन तमाम वर्ड्स की रिकग्निशन डिफरेंट है। अली की अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में रोल है, वाज एक अलग है, हैप्पी अलग है, बिकॉज अलग है। बट हम देखना चाहेंगे कि यहां पर तो मैंने एक टेस्ट के लिए सेंटेंस रखा, तो क्या ये सारे के सारे एक अलग वर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर इनकी क्लास में कोई यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक ही क्लास से तो नहीं बिलोंग करते। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मालूम हुआ कि अली और प्राइज ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। हमें बहुत जरूरी है कि इनको जांचना और इसीलिए मैं ये एक सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूं। होपफुली इंशाल्लाह ताला आप इसको लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में क्या है, मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टर दे दिया। मैं इस वीडियो के अंदर क्या कुछ आपसे बयान करने लगा हूं। सबसे पहले तो मैं टाइप्स ऑफ नाउन को मुख्तसरन बयान करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होगी, बट उसकी डेफिनेशन एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। फिर बहुत ही अहम है कि सेंटेंस के अंदर अगर हमें रिकग्नाइज करना पड़ जाए कि क्या ये नाउन है, वर्ब है, या क्या है, ये बहुत अहम चीज है। तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी सेंटेंस में प्लेसमेंट के जरिए कैसे पहचान सकते हैं, क्या उसकी कोई स्पेलिंग
स्पेलिंग या उसकी कोई वर्ड की शेप है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये नाउन होते हैं और ये वर्ब होते हैं और बिल्कुल ऐसे होते हैं, तो मैं ये बताने जा रहा हूं। और कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में भी मैं तस्करा करूंगा कि जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और लोग गलती से उनको नाउन या वर्ब करार दे देते हैं, तो एक्चुअली उनको पहचानने का क्या तरीका है, और सबसे एंड पे मैं एक्सरसाइज भी पेश करूंगा। सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया होगा। सो टाइप्स ऑफ नाउन को हम ज्यादा देर नहीं देखेंगे। कॉमन नाउन सबको पता है कि डॉग, टीचर, कार, व्हाटएवर, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं जो कि मखसूस नहीं होते। यानी अगर आप डॉग की बात कर रहे हैं तो किसी को ये नहीं पता कि ये कौन से डॉग की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वैसे दो लफ्ज को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, व्हाटएवर। सो टीचर जो है, आप किसी एक टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी मखसूस टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि कौन से वाला टीचर। तो जब किसी भी वर्ड के बारे में आपको ये नहीं पता कि ये कौन से वाली कार है, कौन से वाला टीचर है, तो फिर वो एक कॉमन नाउन तस्वर किया जाता है। और इसको प्रॉपर बनाने के लिए फिर हमें उनका नाम देना पड़ता है। यानी अगर टीचर है तो उसका नाम जॉन अगर कह दिया जाए, मेरा नाम जीशान है, तो अगर आप जीशान बोलेंगे तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक मखसूस बंदे की तरफ इशारा करता है। अच्छा, इसी तरह पेरिस है तो सिटी का नाम है। सो देर आर सम वर्ड्स कि जो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर बता देते हैं कि ये फलां चीज के बारे में बात हो रही है। यानी अगर हम यूं कहें कि टीचर, तो ये कॉमन है, लेकिन टीचर का नाम जीशान बोला जाए तो फिर ये प्रॉपर हो जाता है। इसी तरह कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कंक्रीट वो होते हैं जिनको आप अमूमन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कंक्रीट कहते हैं। जैसे कि डेस्क है तो आप देख सकते हैं, डेस्क आपके सामने पड़ा है, नहीं भी पड़ा तो आप उसको आपने उसको देखा हुआ है। बुक है, ट्री है, ये वो चीजें हैं जो आपके सामने दिखती हैं, नजर आती हैं। जबकि अगर उसके मुकाबले में देखा जाए हैप्पीनेस, खुशी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रीडम, आजादी, तो ये वो चीजें हैं जिनकी कोई शक्ल नहीं है, जिनकी कोई शेप नहीं है, आप जस्ट इनको इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके आप उनको काउंट कर सकते हैं। बुक है तो आप कह सकते हैं कि 4 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, 4 5 6 करके आप उनको कह सकते हैं। चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी कर सकते हैं, और इनके आप प्लूरल बना सकते हैं आसानी से, यानी कि काउंटिंग के हिसाब से आप इनको काउंट कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल वो हैं कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने वाटर है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप ये नहीं कह सकते 4 वाटर या 5 वाटर या 600 वाटर। या सैंड है तो रेत के जर्रों को काउंट नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो आप इंफॉर्मेशन को ये नहीं कहते 6 इंफॉर्मेशन, 7 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। कोई भी शख्स अगर इनको डिटेल से पढ़ना चाहे तो अलग से पढ़ सकता है, बट मेरा फोकस ज्यादा इस बात पे है कि थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ नाउन का तारुफ हो जाए और फिर आप सेंटेंस के अंदर उसको पहचान सकें। सबसे ज्यादा फोकस मेरा वीडियो में इस बात पे है। और लास्ट पे हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, कि ऐसे नाउन्स कि जिसके अंदर हम एक वर्ड बोलते हैं बट उसके अंदर और भी लोग शामिल होते हैं। जैसे टीम बोली तो हो सकता है क्रिकेट टीम की बात है तो 11 प्लेयर्स उसमें शामिल होते हैं, तो 11 लोग बना के एक टीम का वर्ड बनाया हमने, कलेक्ट करके, कलेक्टिव करके। फैमिली है तो भाई फैमिली में एक बंदा तो नहीं हो सकता, फैमिली में कम से कम 2 लोग होते हैं। सो फ्लॉक, एनिमल्स, पीपल, ये सारे वो वर्ड्स हैं कि जिनके अंदर आप उनको एक टर्म देते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोग या 2 लोग कम से कम उसमें शामिल होते हैं और उनकी आप एक ही कलेक्टिव टर्म बोल देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लेक्चर इज वेयर इज नाउन प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर अगर आपको ढूंढना पड़े, एक तो है ना कि आपको पता है कि यार खालिद लिखा हुआ है तो नाउन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, या सिटी का नाम लिखा हुआ है तो आपको टेंशन नहीं है नाउन की कि वो तो सीधा सीधा नाउन ही होना है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका आपको नहीं पता चल सकता। जैसा कि मैंने लफ्ज वाटर आपके सामने रखा शुरू के अंदर वीडियो में और आपको बताया कि वो एक नाउन के तौर पर भी आ सकता है और एक वर्ब के तौर पर भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकते होते हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि सेंटेंस के कहां पर ज्यादा चांस है कि वो आपका वो वर्ड वहां पर नाउन के तौर पर मौजूद होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है अमूमन वो आपका नाउन होता है। यानी द कैट चेज द माउस, याद रहे कि द तो हम लगा रहे हैं आर्टिकल और आगे एक निशानी इसकी ये भी है कि जिसके साथ आर्टिकल लगता हो। तो कैट जो है आपका सब्जेक्ट है यहां पर बुनियादी तौर पर। अच्छा, सब्जेक्ट जो है समटाइम जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता होता है, तो वो डेफिनेटली प्रोनाउन, यानी कि कैट की जगह पे इट लगा दिया या जीशान की जगह पे ही लगा दिया या किसी फीमेल की जगह पे शी लगा दिया, तो वो भी हो सकता है। बट वो तो आपको वाजे नजर आ जाएगा कि ये ओरिजिनल नेम की जगह पे लिखा गया है प्रोनाउन। सो कैट सब्जेक्ट जो है
वो अमूमन आपके सेंटेंस के शुरू में जो होगा वो नाउन होगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी नाउन आ सकता है। दूसरे लफ्जों में अगर हम यूं कहें कि अमूमन ये सेंटेंस के एंड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह करके जो हम कहते हैं, तो सब्जेक्ट भी अमूमन नाउन होता है और आपका ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है अमूमन। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम डिफरेंट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे मुख्तसरन ये कि जो वर्ब के फौरन बाद आ रहा हो और दरमियान में उसके ज्यादा से ज्यादा अगर होना हो तो आर्टिकल होना हो। सो वर्ब बेक्ड है यहाँ पे और उसके फौरन बाद केक आ रहा है, विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के फौरन बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नाउन हो सकता है। और इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि जब आपके ये वर्ब है गेव और उसके बाद लिखा हुआ है हिज सिस्टर अ बुक, यानी इस ये इनडायरेक्ट है। गेव अ बुक अगर होता तो फिर बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करार देता, लेकिन गेव हिज सिस्टर जब कहा गया तो फिर हिज सिस्टर जो है वो बीच में आने की वजह से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी जो आपका खड़ा है वर्ड, वो भी आपका नाउन हो सकता है। याद रहे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर अगर आपको पहचानना हो कि कैसे नाउन को पहचाना जाए, तो वो आपको आपको इस तरह की जो मेरी मेरी जो टिप्स हैं वो उससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन से क्या मुराद है कि जो प्रेपोजिशन के फौरन बाद आने वाला नाउन है। तो यहां पे है प्रेपोजिशन ऑन, ठीक है। तो ऑन द टेबल, ऑन कुछ भी और भी हो सकता है, ऑन द चेयर हो सकता है, ऑन द जो है चारपाई हो सकता है, ऑन द रोड हो सकता है, ऑन कुछ भी हो सकता है। तो प्रेपोजिशन अमूमन अपने ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन्स को लेकर आती हैं। तो ये भी आपकी निशानी हो सकती है कि ये वाला नाउन है। और पहले से मैं फिर दोहरा दूं, मैंने कहा था कि समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होती, जैसे कि किसी का नाम हो, सिटी का नाम हो, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कहना आसानी से कि ये नाउन ही है वो लाजमी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बतौर वर्ब भी सेंटेंस में आ सकते हैं और बतौर एडजेक्टिव भी। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम अपोजिटिव कहते हैं। अपोजिटिव लंबी छोटी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस पढ़ें, माय फ्रेंड अ डॉक्टर इज कमिंग टू विजिट मी। अब यहां पे आपने क्या किया, माय फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, आपने कॉमा लगा के एक उसका जो खिताब है वो लिखा और फिर कॉमा लगा के आपने सेंटेंस को जारी कर दिया। ये जो दोनों कॉमास के दरमियान में है ये बुनियादी तौर पर इसी के ही बारे में ही बयान किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता माय फ्रेंड एंड अ डॉक्टर, तो फिर इसका मतलब होता कि माय फ्रेंड और है और डॉक्टर और है, लेकिन एंड नहीं लगाया गया, हमने सिंपल किया माय फ्रेंड कॉमा अ डॉक्टर कॉमा। तो ये अ डॉक्टर जो है ये पॉजिटिव के सेंस में आता है कि ये इसी के बारे में ही वजाहत करके दी गई कि मेरा दोस्त जो कि हम उर्दू में कहते हैं मेरा दोस्त जो कि डॉक्टर है वो आ रहा है। तो बंदा एक ही है लेकिन हमने उसकी एक एडिशनल जो है वो एक नाउन उसके बारे में लगा दिया। सो ये है वो कुछ सेंटेंस के अंदर कहां पे नाउन हो सकता है। तो ये आपको मालूम होगा हो गया होगा कि अगर हम इन हिंट्स को, जो कि 5 बड़े वीआईपी किस्म के हिंट्स हैं, इनको मालूम करके आप बयान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक और भी मैंने सोचा कि क्या हम सेंटेंस किसी वर्ड की शेप उससे भी पहचान सकते होते हैं कि वो वर्ड की जो शेप है, यानी एक तरह से आप स्पेलिंग्स भी कह लें, वो उससे कैसे हम पहचान सकते हैं। तो जनाब याद रहे कि अगर वो किसी बंदे का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है या कोई आइडियाज हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वहां से आप उसको ऐसे वर्ड्स को आप देखना देखना होगा सेंटेंस के अंदर कि अगर इनमें से कोई एक है तो वो डेफिनेटली नाउन होगा। इसी तरह अगर वो वर्ड पिलराइज्ड है, ये बात शेप वाली आ गई कि अगर डॉग की बजाय डॉग्स लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर होती है क्योंकि लाजमी नहीं है कि एस का इजाफा अगर किसी वर्ड के साथ हुआ हो तो वो नाउन होगा। याद रहे कि सिर्फ इन शेप्स और इन टिप्स को देखकर आप नाउन को नहीं पहचान सकते, आपको जरूर ये हेल्प करती हैं, बट आपको ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी जरूर देखना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर आ सकता है, सब्जेक्ट कहां पर आ सकता है, ओवरऑल उसकी जो कॉलोकेशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपको देखना पड़ता है, तभी जाकर आप फाइनली एनालिसिस पे जाते हैं। सो बहरहाल फिर भी जो नाउन्स होते
होते हैं अमूमन वो चूंकि एस का इजाफा या ईएस का इजाफा करके उनकी शेप में ये एस ईएस अगर लगा हो तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो या तो नाउन होगा और या फिर वो वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब के अंदर भी हम एस ईएस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो ये भी एक निशानी हो सकती है, बट वहां पे फिर आपको यकीन दिलाना होगा कि क्या ये वर्ब तो नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एस और ईएस दोनों जो है वो वर्ब्स के और नाउन्स के दरमियान में आ सकते हैं। इसी तरह जो आर्टिकल है, अगर कहीं पे आपको आर्टिकल नजर आए ए एन और दी, तो मोस्ट प्रोबेबली ए और एन और दी के बाद आपको नाउन नजर आएगा। इसी तरह अगर कहीं पे आपको प्रोनाउन नजर आता है आई यू वी दे वगैरह, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी एक नाउन का ही लिखा होता है, यानी एक पहले नाउन को तारुफ करवाया जाता है, जीशान इज ए टीचर, ही टीचेस ऑनलाइन। तो जहां पे ही आपको हिंट दे सकता है कि पीछे इस ही के बारे में उसका ओरिजिनल नाउन भी बाकायदा शो किया गया होगा, तभी तो जाकर हमने इसका प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। और इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको मालूम हो सकता है। जल्दी से हम देखते हैं स्पेलिंग हिंट्स की तरफ। कुछ स्पेलिंग हिंट्स जो कि मैं आपके सामने, इसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आपके सामने मैं रख देता हूं इन हिंट्स को, कि ये वो हिंट्स हैं कि अगर किसी भी वर्ड के एंड पे ये वाले जिनको हम लोग सफिक्सेस कहते हैं अगर ये आ रहे हैं तो ब्राइट चांसेस हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 100% वो नाउन्स होंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और कोई और भी वर्ड क्लास हो सकते हैं, बट मोर देन 90% चांस ये है कि इस शेप के अंदर जितने भी जो एंड पर जो वर्ड्स आए सफिक्सेस इनके साथ अगर आएंगे तो ब्राइट चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस हैं कि वो नाउन ही होंगे। जी, इसके अलावा ये भी है। कुछ नाउन्स के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो बड़े कंफ्यूजिंग हैं, और वो आप लोगों के सामने मैं सिर्फ 2-3 ही इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारे का सारा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि ये वर्ड आपको सामने रेड में नजर आ रहे हैं और आगे आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। यहां पे जो सेंटेंस है वो मैंने लिखा है कि जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और आगे जब मैंने स्लैश लगा के सेंटेंस लिखा है वो बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप इनको एनालाइज करेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये वर्ड सेम विदाउट किसी चेंज के, इनकी शेप इनके स्पेलिंग सेम रहते हैं, लेकिन यहां पे इन सेंटेंसेस के अंदर वो बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं और यहां पे वो बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई वेंट फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, मैं वॉक के लिए गया। तो यहां पे वॉक बतौर एक्शन के शो नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज है जो आप कर रहे हैं, और वो उसके साथ हमने आर्टिकल भी लगा दिया। तो सावधान, वर्ब के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता ना। तो यहां पे आई वॉक डेली, यहां पे ये वॉक बतौर वर्ब आ रहा है। तो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप इसको सारे को देख लोगे, इसको पाज करके जरा, मैंने चूंकि आपकी आसानी के लिए दोनों सेंटेंसेस लिख दिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नाउन्स हैं और ये वर्ब्स हैं। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसमें एक और सेंटेंस भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा, स्विमिंग। अब स्विमिंग जो है आईएनजी की फॉर्म आती है तो हर बंदा समझता है कि ये वर्ब ही होगा, लेकिन जो आईएनजी वाले फॉर्म के वर्ब्स होते हैं जब बतौर नाउन इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको जेरंड कहते हैं। तो मैं एक अलग वीडियो में जेरंड को भी एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। तो ये स्विमिंग जो है या कुकिंग है, ये लाजमी नहीं है कि आईएनजी फॉर्म साथ लगने की वजह से ये फेल हाल या फेल माजी जारी की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, बल्कि ये बतौर नाउन भी आ सकते हैं। सो होपफुली जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। ये आप लोगों के सामने एक्सरसाइज है। आप लोगों ने करना क्या है कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने जितने भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि ये नाउन्स हैं, तो वो आप लोगों ने उनको काउंट करना है। और ना सिर्फ काउंट करना है बल्कि आपने ये भी देखना है कि वो वर्ड्स कौन से वाले हैं जिनको आप नाउन कह रहे हैं, वो लिख लेने हैं। और लिखने के बाद या तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझसे राब्ता कर लें और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, या फिर ऐसा करें कि इसको जो है अपने कमेंट्स में डाल दें और फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा, जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दें। और फिर तीसरी बात यह है कि मैं इसको कमेंट्स में लाजमी डालें ताकि थोड़े लोगों की इंगेजमेंट भी हो जाती है। तो होपफुली कि मैं इसको उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके आंसर भी डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।